तो यहाँ से यहाँ तक का लिंक आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो याद रखना है, नहीं तो आपको मैथ्स में समझ में आएगा कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए तब पैराबोला ही क्यों। अब आगे चलते हैं। अभी अपन ने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ ली है कि जब भी ये बॉडी गिरेगी तो बॉडी किस तरह से जाएगी, आगे पैराबोला शेप में जाएगी। और वैसे तो सबसे अच्छी इक्वेशन ये वाली है जिसके अंदर अगर आपको ये पता चल गया कि बॉडी अपनी पोजीशन से x आगे आई है तो आप उसका y भी निकाल सकते हो कि वो कितना नीचे आई है, क्योंकि u आपको पता होगा, g आपको पता होगा, x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन से, है ना। तो बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक बार हटा रहा हूं इसको। अब नेक्स्ट निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं इसका, छोटी सी एडिंग फिर लगाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम ऑफ जर्नी भी कह सकते हैं इसको, उड़ान का टाइम, जर्नी का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है उसको देखो, पहले डेफिनेशन को। इट रेफर्स टू द टोटल टाइम, इट रेफर्स टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इट रेफर्स टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। डेफिनेशन लिख लो इसकी। और उसके बाद करना स्टार्ट करो। वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा होता है। आप ये देखो कि जब जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है, जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है, पूरी जर्नी इसकी खत्म कहां पे हो रही है, उस लास्ट पॉइंट पर। और जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है तो क्या बढ़ रहा है इसका, y वाला डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना, नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और फाइनली यहाँ पे पहुंचते पहुंचते y वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h, है ना। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को, जो मेरे पास ये जनरल इक्वेशन बनी थी, भी लिखना मत इसमें, y इक्वल टू 0t प्लस आपने ये लिखा था ना हाफ gt स्क्वायर, ये इक्वेशन अभी लिखी है। इसी इक्वेशन में अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं, y का मतलब था ये वाला पॉइंट, अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं, x का मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसके अंदर जो टाइम है वो टाइम स्मॉल t की बजाय क्या बन जाएगा, कैपिटल T बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कैपिटल T बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, पहले लिखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके बाद लिखो फॉर होल जर्नी, ब्रैकेट में लिख लेना इन y एक्सिस। सिर्फ y एक्सिस के अंदर अगर अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं तो y एक्सिस में पूरी जर्नी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h, u कितना है 0, टाइम कैपिटल T, ये टर्म तो वैसे भी गायब होने वाली है, a का मतलब g और t का मतलब कैपिटल T। कि y एक्सिस के लिए अपन ने जनरली अभी इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, है ना, कि y डिस्प्लेसमेंट t टाइम में हो रहा हो, तो ये इक्वेशन है। अगर अब हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट y नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए, h, तो h डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, कैपिटल T टाइम तक। इस तरह से समझिए। तो ये जो h है आपके पास, ये बन गया हाफ gt स्क्वायर, यानी t स्क्वायर आपके पास बन गया 2h बाय g, है ना, और t आपके पास बच गया रूट ऑफ 2h बाय g। इक्वेशन नंबर 4 ये बच गया आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट लिखो आप हॉरिजॉन्टल रेंज। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है हॉरिजॉन्टल रेंज। ब्रैकेट में लिखो R। अब इसकी डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, लिखो, सही कह रहे हो, थोड़े अच्छे वर्ड्स में लिख लेते हैं इसको।
द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, सिंपल से वर्ड्स के अंदर अपन ने इसको लिख दिया। अब अपन लिख सकते हैं वी नो दैट फॉर एक्स एक्सिस के लिए आपने ये इक्वेशन देख रखी है x इज इक्वल टू ut, ये इक्वेशन देख रखी है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 है नहीं। अगर मुझे अब वो देखो कि धीरे धीरे पिछली बार वाला कॉन्सेप्ट, अगर मुझे P पॉइंट को कंसीडर करना था तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिला था x और टाइम कितना था स्मॉल t। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैपिटल R चाहिए तो मुझे कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा कैपिटल T। माने इस इक्वेशन में अगर मैं x को R से रिप्लेस करता हूं तो मेरा t किससे रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल T से। सिंपल, तो लिखो क्या लिखा था रास्ते फॉर होल जर्नी, होल या कंप्लीट जो भी लिखा था ना वो ही लिख लो। फॉर होल जर्नी x will be equal to r and t will be equal to t, therefore आपके पास आ जाएगा r is equals to ut और t की वैल्यू ये, इसीलिए इसको हटाया नहीं था, तो ये बन जाएगा u अंडर रूट 2h by g। This is your equation number 5 which gives you the value of horizontal range। और देखो सारे फॉर्मूले ना आपके किसके अंदर होने चाहिए, ये जो नॉन वैल्यूज हैं। आपको पता क्या क्या है, आपको u पता है क्योंकि आप किक कर रहे हो, आपको x पता है क्योंकि आप ही गए हो ऊपर, और आपको g पता है। ये तीन आपके लिए नॉन बातें हैं। r अननोन है, x अननोन है, y अननोन है, t अननोन है, ये सारे अननोन है। ठीक है, वो फॉर्मूले में नहीं आने चाहिए। चले नेक्स्ट क्या चीज निकाल सकते हैं इसकी, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अब वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए तो देखो बहुत बढ़िया चीज है, वहीं से निकलता है सारा आंसर। v इज इक्वल टू u प्लस at, वहां से वेलोसिटी आ सकती है ना, है ना। तो अगर आपको किसी भी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो आप ऐसा करो, एक लिख लो अलोंग x एक्सिस और एक जगह पे लिख लो अलोंग y एक्सिस। अलोंग x एक्सिस, थोड़ा 5 मिनट बढ़ गया अपना सेशन, बट कल करते इसको तो दोबारा रिवाइज कराना पड़ता सारा। यहाँ पे भी लिख दो वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at और v इज इक्वल टू u प्लस at, बट हियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v को आप vx से रिप्लेस कर दो, u तो u ही है आपका और एक्सेलरेशन कितना है 0, तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर x के अलोंग वेलोसिटी u ही आएगी। ये वेलोसिटी u की ही रहेगी। इंग्लिश में समझ लो या हिंदी में समझ लो, सेम लाइन है। ये वेलोसिटी u की ही रहेगी और ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे लिखोगे, बट हियर यहाँ पे v की जगह आप क्या लिख दोगे, v बाय इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g और टाइम t, तो vy कितना हो गया आपका gt, y क्या हो गया gt। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। देखो जब मैंने वो डायग्राम बनाया था ना, मैंने उल्टा किया इस बारी, पहले vx लिखा फिर vy लिखा फिर बीटा लिखा। क्यों? क्योंकि मैं पहले बीटा लिखता तो तुम्हारा दिमाग ऐसा कहता है कि सर उसको v cos बीटा लिख दो और इसको v sin बीटा लिख दो, पर वो तो तब लिखे ना जब अपने को v पता हो और बीटा पता हो, तभी तो v cos बीटा v sin बीटा पता लगेगा। अपने को तो v भी नहीं पता और बीटा भी नहीं पता, तो अपने पहले ये दोनों पता करेंगे। आज उल्टा काम कर रहे हैं, इनकी हेल्प से v भी निकाल लेंगे और बीटा भी निकाल लेंगे। अब आपको पता है ना कि अगर आपको v को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस 2-4 मिनट की बात हो रहा है, देख लो इसको। नाउ जो v है उसको कैसे लिखा जा सकता है,
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा लिखा जा सकता है ना? ठीक है, लिखो इसको और फिर आप लिख दोगे कि वी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। ये बन गया। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। और इसी में अगर आपको v का मैग्नीट्यूड चाहिए हो सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 9। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैल्यूज पुट किए कि एक बंदे में दो हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा डाल दो। और किसी भी वेक्टर का अगर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होता है, तो a का मैग्नीट्यूड क्या आता है? अंडर रूट ऑफ उसका हर कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड है तो जेड भी जोड़ देंगे, है ना? तो वही किया था बस। और अब अपन इस बीटे को निकाल सकते हैं। देखो फ्रॉम फिगर, इस बीटा को अगर आप अलग से इमेजिन करना चाहो तो अलग से भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा v वेक्टर है, यहाँ पे ये जो है दिस इज vx एंड दिस इज vy, और ये वाला एंगल है बीटा। तो अगर मैं tan बीटा निकालूं, tan बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर बीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये किसके इक्वल आएगा? वी वाई के इक्वल आएगी ना ये लेंथ। तो tan बीटा क्या बनेगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है बेस, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। और इन दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, जी टी, और अभी वी एक्स की मिटाई है यू। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स जी टी बाय यू। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ये सारी बातें आपने एक प्रोजेक्टाइल के लिए निकाल दी। इसके लास्ट में लिख लेना कि हियर बीटा इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ ओरिजिन या हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम। सिंपल है, एक से दूसरा टॉपिक जुड़ता चला जाएगा बस। किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो कितना ज्यादा बेंड हो रही है, कितने एंगल पे है, तो वो आपको पता चलेगा इससे। अब tan इनवर्स कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है। या आपको पता चल रहा है कि tan थीटा अगर 1 आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू पाई/4 है ना, 45 डिग्री। इतना आज करते हैं, बाकी करेंगे कल।